बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑल। तो आज हमारा फास्ट ट्रैक का सेकंड लेक्चर है और आज हमने इसमें चैप्टर जो है इंशाल्लाह ख़त्म कर लेना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे रिवाइज करते हैं कि जो हमने कल पढ़ा था क्या वो हमें याद भी मौजूद है कि नहीं है। तो मुझे बेटा बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन बताइए पहले सबसे। Body corporate includes a company incorporated outside Pakistan ठीक हो or गया। a company incorporated under Companies Act 2017 or the company law हम्म। और a statutory body declared as body corporate. इसकी दो exceptions हैं, जी जी। अगर cooperative society registered under law हम्म। relating to cooperative society or any other entity whose the concerned minister in charge of federal government by notification specifies. ठीक है। ओके बेटा जी, अब आसमा जरा आप बताएंगे बेटा कि परपेचुअल सक्सेशन का कंसेप्ट है क्या। मुझे कंसेप्ट जस्ट एक्सप्लेन करें उसको। ओके, आसमा नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। बिलाल, किसी और के पास माइक जो इसको एक्सप्लेन कर सकता है सर परपेचुअल मैं बोलूं? सक्सेशन कंसेप्ट के। आप बताएं। मैं बताऊं? ठीक, ओके ओके ओके। मकसूद आप बताएं बेटा। तो मैंने अभी बिल्कुल ज्वाइन किया। मैं थोड़ी देर में, आप अगर दूसरा ओके, क्वेश्चन कोई पूछेंगे मसला तो मैं नहीं उसका है। जाजेब, रिस्पॉन्स आपको आइडिया है बेटा? जी सर, परपेचुअल सक्सेशन ये होती है कि अगर कोई हमारी कंपनी हम जो बनाते हैं, मतलब वो अगर हम पार्टनरशिप के बनिस्बत देखें तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है या कोई पार्टनर जाता है तो हमारा पार्टनरशिप डीड हम दोबारा बनाते हैं, लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं होता। ये होता है कि लोग आते हैं, जाते हैं, शेयर ट्रांसफर होते हैं या नहीं होते, लेकिन हमारी एंटिटी चलती जाती है। शाबाश। परपेचुअल सक्सेशन से मुराद है बेटा कंटिन्यूएशन, कि अगर आपके ऑनर चेंज अच्छा, हो रहे हैं, शेयर होल्डर चेंज हो रहे हैं, इसका लीगल स्टेटस पे कंपनी का कोई डिफरेंस नहीं बनेगा। सेपरेट लीगल एंटिटी का कंसेप्ट खुरम बेटा आप जरा क्लियर करें इसे। सर के कंपनी और जो उसके ओनर्स हैं वो दोनों एक सेपरेट पर्सन हैं। अगर कोई कंपनी का कोई एक्ट है जिसकी वजह से कोई फ्रॉड है या कुछ, तो उस ओनर्स को या मेंबर्स को आप सू नहीं कर सकते। ठीक है। कंपनी की मेन टाइप बताई जाए, कौन कौन सी थी बेटा मेन टाइप? सर बाय एक तो सर स्टेटस था, वो लाइबिलिटी थी सर एक, ठीक हो गया। और दूसरी सर वो थी पब्लिक, और On वो the जो सर basis of प्राइवेट है। status. ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस एंड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस की फर्दर टाइप बताई जाए। Following the further types थी private company and public company. ठीक हो गया। और ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी कितनी टाइप थी? मकसूद On the माइक म्यूट basis करें of बेटा अपना। liability, तीन types थी: limited by shares, हम्म। limited by guarantee and unlimited company. शाबाश। लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। लिमिटेड बाय गारंटी की फर्दर सब टाइप बताई जाए। Further two types: not having share capital and having share capital. ठीक है, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल एंड नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। खुरम बेटा आप बताएंगे कि प्राइवेट कंपनी के क्या निशानियां होती हैं, उसकी पैदाइशी निशानियां बताई जाए मुझे जरा। सर एक तो उसके 2 से 50 मेंबर्स होते हैं। उसके अलावा सर वो प्राइवेट, सर वो लिमिटेड नहीं है अपने साथ, वो सॉरी कोई नहीं, इजी पब्लिक। रहते। सर एक उसमें था कि 2 से 50 मेंबर्स तक होते हैं। उसके अलावा शाबाश। सर वो अपने शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज में नहीं बेच सकती। ठीक हो गया। सर उसके अलावा अपने सर नाम के प्राइवेट साथ, लिमिटेड नेम में लिखते हैं। अपने नाम के साथ प्राइवेट लिमिटेड लगाएगी। जी सर। ओके। तो ये कुछ बेटा उसकी क्या कहते हैं बाय बर्थ निशानियां थी। हम इसको चलते हैं फिर से एक बार इनको डिटेल से देखते हैं। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट कितने होते हैं? सर दो होते हैं: कौन कौन से? memorandum of association and articles of एंड association. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अच्छा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है बेटा? सर एक एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता है कंपनी का। शाबाश। ये कंपनी का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताता है, जबकि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है?
ये इंटरनल स्ट्रक्चर बता रहा होता है कंपनी का। इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में ये बायलॉज होती बताता है है, सर बायलॉज होते हैं, ये रूल्स एंड कंपनी के। रेगुलेशंस होते हैं। शाबाश। तो लिहाजा जब भी कोई कंपनी अपने आर्टिकल में 4 रिस्ट्रिक्शन अपने ऊपर लगा लेती है, पहली रिस्ट्रिक्शन वो ये लगाती है कि हमारे नंबर जो हैं वो कभी भी 50 से ऊपर नहीं जाएंगे मेंबर्स के। ये मेंबर्स हैं बेटा, मेंबर्स की डेफिनेशन आज हम देखेंगे, इसमें इंप्लॉइज वगैरह इंक्लूड नहीं होते। उसके बाद हम अपने शेयर जो हैं वो ट्रांसफर नहीं कर सकते, रिस्ट्रिक्ट द राइट ऑफ शेयर ट्रांसफर। अब इसके ऊपर अक्सर बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर क्या कंपनी जो प्राइवेट कंपनी है वो शेयर ट्रांसफर कर ही नहीं सकती? तो अभी मैं आपको थोड़ी इसके ऊपर जनरल से डिस्कशन करके आपको समझा देता हूं कि इसका पैटर्न क्या होता है। ये प्रैक्टिकल चीज़ है बेटा। इंशाल्लाह जब आप फर्म में जाएंगे और आपको जब कंपनीज के एडवाइजरी मैटर्स को देखेंगे तब आपको इन मामलात की समझ आएगी। खैर मैं भी आपको समझा देता हूं कि पब्लिक कंपनी में और प्राइवेट कंपनी में शेयर ट्रांसफर का फर्क आता कहाँ पे और कैसे आता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पब्लिक कंपनी बनाते हैं जिसके 3 शेयर होल्डर हैं। क्या पब्लिक कंपनी के 3 शेयर होल्डर हो सकते हैं? जी सर। ओके। इसी तरह प्राइवेट एक कंपनी है। अच्छा, कौन सी पब्लिक कंपनी के 3 शेयर होल्डर हो सकते हैं? जो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड होगी। लिस्टेड होगी तो कितने होने चाहिए? एटलीस्ट 7 डायरेक्टर्स। 7 उसके डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो मतलब 7 उसके मेंबर होने चाहिए। ओके। तो भाई 2 कंपनीज हैं, एक पब्लिक कंपनी है ये वाली, ये प्राइवेट कंपनी है, कोई भी नाम दे सकते हैं आप इनको। इसके अंदर शेयर ट्रांसफर होने हैं। इसके अंदर मैं मिसाल देता हूं, जुनैद का एक छोटा भाई है, आप उसको नाम दे सकते हैं उस्मान। जुनैद के पास 1000 शेयर थे, खुरम के पास भी 1000 शेयर थे, आसमा के पास भी 1000 शेयर थे, 3000 शेयर थे इस कंपनी के, ये चल रही थी। जुनैद जो है वो अपने 1000 शेयर अपने भाई छोटे को बेचना चाहता है। तो इसके लिए इसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इजीली अपने छोटे भाई को पैसे देगा। उसको क्या कहते हैं, उस्मान इसे पैसे देगा। 10 रुपए का एक शेयर हो, 1000 शेयर कितने बन गए बेटा पैसे? शेयर कैपिटल कितना बना? 10,000। 10,000 शेयर कैपिटल है इसका। तो उस्मान इसको 10,000 देगा और जुनैद उसको जो है वो 1000 शेयर देगा। और जुनैद एक नोटिस जो है वो सिंपल कंपनी को दे देगा कि भाई मेरे शेयर जो है वो इसको ट्रांसफर हो चुके हैं। इसको कहते हैं शेयर ट्रांसफर हो जाना। ये एक इजी सा प्रोसेस होता है पब्लिक कंपनीज में। लेकिन प्राइवेट कंपनीज में क्या शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं? आंसर है कि शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन इस तरह नहीं होते जिस तरह पब्लिक कंपनी में होते हैं। मैं आपको प्रोसीजर समझाता हूं कैसे है। जुनैद के पास 1000 शेयर हैं, इसमें भी वही सारी शेयर होल्डिंग है तीनों शेयर होल्डर्स की। इसका एक छोटा भाई है उस्मान, यहां पे बनाते हैं उस्मान को, ये उस्मान है। ओके। इसको ये कहता है कि भाई मुझे अपने 1000 शेयर बेच दो। यहां पे तो इसने डायरेक्ट, जुनैद ने 1000 शेयर दिए थे, 10,000 पे ले लिए थे। यहां पे ऐसा नहीं कर सकता। यहां पे जुनैद ने अगर 1000 शेयर बेचना है तो पहले वो ऑफर कराएगा 500 शेयर खुरम को, 500 शेयर आसमा को। फर्स्ट ऑफर क्या होगी? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि खुरम ने 500 शेयर ले लिए, आसमा ने 500 शेयर का इनकार कर दिया। अब मुझे बताएं जुनैद के पास इस टाइम कितने शेयर मौजूद हैं? 500 शेयर मौजूद हैं। अब जुनैद फिर ये 500 शेयर जो है दोबारा खुरम को ऑफर करेगा। पहले आसमा को किए उसने, दोनों को इक्वल प्रोपोर्शन में, खुरम ने ले लिया, आसमा ने नहीं लिए। अब ये 500 शेयर जुनैद के पास है, जुनैद फिर इसको खुरम को ऑफर करेगा। से के खुरम इसमें से 250 शेयर ले लेता है, 250 शेयर नहीं लेता। अब इसके पास कितने शेयर बच गए पीछे? 250। जुनैद जो होगा फिर इन दोनों को नोटिस भेजेगा कि मैं शेयर जो है ये 250 अपने छोटे भाई को ट्रांसफर करने जा रहा हूं, आपको इससे कोई मसला तो नहीं है? तो ये दोनों एक रिजेक्शन लेटर बना के जुनैद को भेजेंगे कि भाई हम आपके ये शेयर नहीं खरीदना चाहते, अब आप खरीद बार सेल कर सकते हैं। तो अब जुनैद उस्मान को ये 250 शेयर सेल कर सकता है। तो लिहाजा शेयर ट्रांसफर तो प्राइवेट कंपनी में भी होता है, लेकिन बेटा इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता। पहले आपको एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर करानी होती है। अगर वो शेयर जो है इनकार करते हैं शेयर होल्डर, तो ही आप बाहर सेल कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर हो गया बेटा इस चीज का? यस सर।
ओके यस सर। जी सर। तो ये हमने उसकी डेफिनेशन देखी, फिर बाकी एसएमसी, पब्लिक कंपनी, ये सारा कल हमने देख लिया था। बाकी स्टूडेंट जिन्होंने नहीं देखा, बेटा लेक्चर अपलोड हुआ पड़ा है वहां पे यूट्यूब पे, आप वहां से देखें। उसके लिंक में मेगा का लिंक मौजूद है उसके ना डिस्क्रिप्शन में, जहां पे बाकी 2 पार्ट भी उसके अपलोडेड है, आपने वो देखने हैं। ओके, अब हम बात करते हैं होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। 2 डेफिनेशन है, पहले हम इनके उर्दू में नाम रखते हैं। होल्डिंग कंपनी को हम कहते हैं आप मालिक कंपनी, और सब्सिडरी कंपनी गुलाम कंपनी। मुझे एक बात बताएं बेटा कि अगर आप घर में 3 भाई हैं, 2 भाई इंतहाई कमाने वाले हैं, अच्छे हैं, खाते पीते हैं, घर को सपोर्ट कर रहे हैं, तीसरे आप जैसे या हम जैसा कोई निकम्मा निकल आया है, ना वो कमाता है ना कुछ करता है और टिका के खाता पीता है, क्या वो घर के डिसीजन में उसको इंपॉर्टेंस दी जाती होती है? नो सर। नहीं दी जाती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर में वैल्यू हो तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सीए कमाना छोड़ना है। पड़ेगा। कमाना पड़ेगा। कमाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ घर वालों को देना पड़ेगा। यस सर। तो लिहाजा घर के आप बेटा मालिक तब बनेंगे जब आप घर का कुछ ना कुछ इस खर्चा उठा रहे होंगे। जी। या दूसरा तरीका ये होता है बेटा कि हमने अक्सर देखा है कि अगर 3 या 4 भाई हैं, जो सबसे निकट्टू बेटा होता है, अम्मी उसी के साथ ही होती हैं। ऐसी बात है? जी बिल्कुल। तो लिहाजा Yes, sir. अम्मी एक घर की अच्छी खासी तगड़ी स्टेक होल्डर होती है, जिसको हम डायरेक्टर कह सकते हैं। तो लिहाजा अब आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं घर में आपकी बात मानी जाए, या तो भाई घर पे पैसा लगाना शुरू कर दें, या अम्मी को अपने साथ मिला ले। ऐसी बात है? जी तो लिहाजा जब भी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी की मालिक बनना चाहती है, पहला ऑप्शन तो यह है कि भाई उसमें पैसे इन्वेस्ट कर दे, उसको पैसे खिला दे, उसके अच्छा खासा पैसा जो है वो अपने पास रख ले, उसकी मालिक बन जाए। तो फिर यह है कि दूसरी कंपनी उसकी गुलाम बन जाएगी। ये दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई पैसे नहीं है, तुम उसके बंदे अपने साथ मिला लो, जो उस घर के बड़े हैं, जो उस कंपनी के बड़े हैं, उनको अपने साथ मिला लो, या अपने लोग वहां पे भर्ती करा लो। तो भी तो फिर वहां पे आपकी प्रॉक्सी चल रही होगी। तो लिहाजा होल्डिंग कंपनी, मालिक कंपनी कब होगी? जब ये किसी कंपनी में आधी से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज खरीद ले, मोर देन 50%। अब बेटा देखो, इन डेफिनेशंस के अंदर छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। फिर मैं एक बात करूंगा कि भाई नॉलेज में आपकी कोई कमी नहीं होती, रट्टे में आपकी कोई कमी नहीं होती। आपको हमें समझ ही नहीं आई होती कि हमने बुक को पढ़ना कैसे है और क्वालिटी ऑफ आंसर किन चीजों के ऊपर मैटर करती है। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे इस डेफिनेशन में समझाने जा रहा हूं। सबसे होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन है अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच होल्ड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। बेटा अगर इसमें से आपने एक वर्ड मिस कर दिया, आपने इनडायरेक्टली नहीं लिखा, आपने बॉल एग्जामिनर के कोर्ट में दे दिया, वो आपकी पूरी प्रोविजन गलत कर सकता है, या 3 में से 1 नंबर देगा आपको, बाकी अगर सारा ठीक लिख दे। दूसरे नंबर पे अगर आपने मोर देन 50% नहीं लिखा, सिंपल आपने 50% लिखा, तो 50% पे बेटा कोई होल्डिंग नहीं बनती। तो लिहाजा मोर देन का वर्ड मस्ट ऐड करना है। अगर आप ये वर्ड नहीं ऐड करेंगे, बॉल एग्जामिनर के कोर्ट में डाल दी, आंसर की क्वालिटी आपकी खराब हो गई। ऑफ अदर कंपनी, तो लिहाजा हमने देखा कि यहां पे कुछ क्रिटिकल वर्ड्स हैं जिनका प्रोड्यूस करना मस्ट है। मेरे से क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं? बेटे रहंदे नहीं, तुसी वास्को डे गामा दे बच्चे। मैं बेटा एक बात आपको बता दूं कि हर पैराग्राफ, हर प्रोविजन के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। आप वो तो आपने एज इट इज लिख रहे हैं, इसके अलावा आप दुनिया जहान की जो अंग्रेजी मारना चाहते हैं मारते रहें, लेकिन कोशिश करें कि एग्जाम में हमेशा आंसर पॉइंट्स की फॉर्म में दें, और कोई भी पॉइंट 2 लाइन से बड़ा नहीं होना चाहिए। हमें एक टाइम हो चुका है बच्चों के टेस्ट चेक करते हुए, जब हम उनके सॉल्यूशंस देखते हैं, 4-4, 5-5 लाइन का सेंटेंस लिखा होता है, उन्होंने पैराग्राफ लिखा होता है, और यकीन करें कि उस सेंटेंस के सेंस की ऐसी की तैसी फेरी होती है उन्होंने। मतलब एक लाइन लिखने के बाद दूसरी लाइन पे हमें खुद याद नहीं रहता हमने पीछे क्या लिखा था। हम इज, एम, आर ये चीजें यूज करके सारे के सारे आंसर का सेंस खराब कर देते हैं। और आई कैप कभी आपसे डिमांड नहीं करता। मैं आपको आई कैप के इंशाल्लाह चैप्टर खत्म होने के बाद क्वेश्चन दूंगा, उसके सोल्यूशन देखेंगे, आप देखना किसी भी क्वेश्चन के सोल्यूशन में कोई उसने 2 लाइनों से बड़ा आंसर लिखा हो, हाँ सिवाय उसके जो एक परफेक्ट केस स्टडी होता है, जिसकी मैंने कल आपको बताया था कि कौन सा परफेक्ट केस स्टडी होगा और उसका आंसर कैसे करना है। तो लिहाजा
हर डेफिनेशन के, हर प्रोविजन के कुछ टेक्निकल वर्ड्स होते हैं। जिस तरह इसमें कहा कि अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट, बॉडी कॉर्पोरेट मस्ट लिखना है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन दोनों को मस्ट लिखना है। मोर का वर्ड आपने लिखना है, यहाँ पे 1/2 कर लें, यहाँ पे 50% कर लें, या आधे से ज्यादा कर लें, आप जो भी लिखना चाहते हैं लिखें, लेकिन मोर का वर्ड साथ में मस्ट हो। और शेयर नहीं लिखने बेटा, वोटिंग सिक्योरिटीज लिखनी है, हर शेयर के साथ वोट्स नहीं होते। तो अगर आपके पास कुछ शेयर्स हैं जिनके वोट नहीं है, एग्जांपल दें, किसी को पता है कोई ऐसे शेयर होल्डर का, कोई ऐसे शेयर्स के नाम बताए जिनके साथ वोट्स अटैच नहीं होते, शेयर होते हैं वोट नहीं होते। सर प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर, ये वो शेयर होते हैं जिनके साथ कोई वोटिंग राइट अटैच नहीं होते। तो भाई अगर घर के छोटे भाई को, सबसे ज्यादा जो छोटा है, आपसे थोड़ा सा ज्यादा निकम्मा है, उसको अपने साथ मिला भी लेंगे तो आपके घर में कोई नहीं सुनेगा। लिहाजा वोटिंग राइट्स वाले शेयर, तो वोटिंग सिक्योरिटीज उनको कहा जाता है, ये मस्ट लिखना। उसके बाद दूसरा क्या है कि उस घर के बंदे अपने साथ मिला लो। कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ अदर कंपनी। बोर्ड से क्या मुराद होता है बेटा? बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, सिंगल नाउन डायरेक्टर, कलेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर्स नहीं होगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाएगा। तो यहां पे कंपोजिशन से क्या मुराद है? कोशिश करें आप कंपोजिशन लिखें, नहीं तो मोर देन 50% ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द होल्डिंग कंपनी, ये सच कंपनी या दैट कंपनी। तो लिहाजा ये टेक्निकल वर्ड है बेटा। और एक और चीज आज पल्ले बांध के रख लें कि 99.99% जगह के ऊपर लॉ के अंदर आपने वर्ड शैल और विल यूज करना है। जहां तक आपकी एक्सप्लेनेशन या परफेक्ट केस स्टडी का क्वेश्चन ना हो, आपने इज, एम, आर, कैन, कुड, मे, माइट, इन सब चीजों से परहेज करना है। मसलन आप कह सकते हैं यहां पे विच मे होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जब मे आ जाता है तो बेटा ये कोई लॉ ना हुआ, लॉ में एक चीज है या नहीं है, करेगा या नहीं करेगा, शुड, कुड, मे, माइट, मस्ट, ये चीजें नहीं है बेटा। तो लिहाजा लॉ का आंसर ड्राफ्ट करते वक्त मैं आपके टेस्ट चेक करूंगा, जिसका मुझे शैल विल के अलावा कोई और वर्ड नजर आया विदाउट नेसेसरी, या आप कह सकते हैं कि प्रोविजंस के अंदर, हाँ एक्सप्लेनेशन में आप डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं, प्रोविजन के अंदर अगर आपने शैल विल के अलावा कोई और वर्ड यूज किया तो अल्ताफ भाई को सुपारी दे देनी है मैंने आपकी, सीधी सी बात है। ठीक है, अच्छा अब ये थी हमारे पास होल्डिंग कंपनी। अब एक और चीज भी मैं आपको बताता हूं बेटा, यहीं पे एक और चीज भी क्लियर कर दूं, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट 3 जो क्लासेस हैं ट्रायल क्लासेस हैं, तो जितना स्टूडेंट्स इसमें ज्यादा चीजें इंपॉर्टेंट ले जाएं वो एक अच्छी बात है, बाकी तो हम रेगुलर स्टडी करते रहेंगे। जब भी बेटा क्वेश्चन आए, अगर तो क्वेश्चन आता है स्ट्रेट कि भाई डिस्क्राइब द होल्डिंग कंपनी एज सब्सिडरी कंपनी, या नरेट द कंडीशन विच अ कंपनी रिक्वायर्ड टू फुलफिल बीइंग फॉर्म अ होल्डिंग कंपनी और अ सब्सिडरी कंपनी वगैरह वगैरह, तो वहां पे तो आपने सिंपल होल्डिंग कंपनी की हेडिंग देनी है, उसके पॉइंट्स लिख देने हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में नेम यूज हुआ है किसी कंपनी का, कि डिस्क्राइब द कंडीशन और क्या कहते हैं रिक्वायरमेंट्स अ कंपनी या एबीसी प्राइवेट कंपनी शैल हैव टू फुलफिल टू फॉर्म पब्लिक, क्या कहते हैं सॉरी, होल्डिंग कंपनी ऑफ अ फलानी फलानी कंपनी, जिसकी भी कंपनी का वो कहना चाहता है। अगर उसने क्वेश्चन में नेम यूज कर दिया है तो आंसर में आपने नेम मस्ट यूज करना है। सिंपल के तौर पे वो आपसे पूछता है कि बताएं एबीसी कंपनी जो है वो XYZ कंपनी की कब होल्डिंग बनेगी, तो यहां पे आपने कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट नहीं लिखना बेटा, आपने लिखना है कि एबीसी कंपनी शैल बी कंसीडर्ड एज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ द XYZ प्राइवेट लिमिटेड इफ इट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन। फिर आपने लिखना है एबीसी शैल होल्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मोर देन 1/2 ऑफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ द अदर कंपनी, और फिर उसके बाद और एबीसी, अब ये और है यहां पे एंड नहीं है, ये भी आपने फोकस रखना है, और एबीसी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तब आपने नेम यूज करने हैं बीच में मस्ट, और ये होती है क्वालिटी ऑफ आंसर। कल भी मैंने बताया था कि भाई 28% 23% लॉ का रिजल्ट इस वजह से नहीं होता कि बच्चे नहीं पढ़ते बेटा। अगर बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या सिर्फ लॉ ही नहीं पढ़ते, तो फिर टैक्स भी नहीं पढ़ते होंगे, फिर तो कॉस्ट भी नहीं पढ़ते, ऑडिट उनके तो 50% से भी ऊपर चले जाते हैं। तो लिहाजा पढ़ाई में इशू नहीं होता, आपकी क्वालिटी ऑफ आंसर में मसला होता है। तो ये आपने अभी मैंने आपको समझा दिया कि आंसर कैसे करना है स्ट्रेट क्वेश्चन का भी। ओके, सब्सिडरी कंपनी क्या है भैया? वो कंपनी जिसके आधे से ज्यादा वोटिंग सिक्योरिटीज किसी और कंपनी के पास होंगी,
और जिसकी बोर्ड जो कंपोजिशन है बोर्ड की उसको कोई और कंपनी कंट्रोल कर रही होगी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो लिहाजा ये सब्सिडरी और होल्डिंग कंपनी की डेफिनेशन क्लियर होगी बेटा आपको? यस सर। सारों को जी क्लियर सर। है? जो बातें मैंने की हैं इसमें किसी का कोई क्वेश्चन? सर एक दफा फाइनली रिपीट कर दें। क्या चीज? डेफिनेशन रिपीट कर दूं मैं? जी सर, ओके। मुख्तसर। होल्डिंग कंपनी एक ऐसी कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट की हम डेफिनेशन देख चुके हैं, तो सिर्फ एक कंपनी जो है वो होल्डिंग नहीं हो सकती, एक फॉरेन कंपनी भी होल्डिंग हो सकती है। तो लिहाजा अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली होल्ड मोर देन वन हाफ द वोटिंग सिक्योरिटीज ऑफ अदर कंपनी। अब यहाँ पे कितने टेक्निकल वर्ड हैं? बॉडी कॉर्पोरेट, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मोर देन वन हाफ और वोटिंग सिक्योरिटीज। तो ये आपने वहां पे लिखना है। या उस कंपनी की कंपोजिशन जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की कंपोजिशन जो है, वो कोई कंपनी कंट्रोल कर रही है तो वो उसकी होल्डिंग बन जाएगी। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी फुलफिल होगी तो वो होल्डिंग बन जाएगी। सब्सिडरी क्या है? जिसके वन हाफ वोटिंग सिक्योरिटीज जो है वो किसी और के पास हो और जिसकी कंपोजिशन ऑफ बोर्ड जो है वो दूसरे के पास हो, तो ये सब्सिडरी कंपनी होती है। ओके, आगे मूव करते हैं। एससीसीपी, इसके अंदर बेटा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। डेफिनेशन आप पढ़ना चाहे तो आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं आना। फंक्शन क्या है कि ये कंपनी का नादरा ऑफिस होता है, बस इतना याद रखें। हमारा इंसानों का नादरा ऑफिस क्या करता है बेटा? सर रजिस्टर्ड करता है और आइडेंटिटी कार्ड बना के देता है। और क्या कुछ देता है? किसी को पता है नादरा ऑफिस से क्या कुछ मिलता है? कार्ड नंबर मिलता है, कार्ड वगैरह मिलता है। बे फॉर्म कहाँ से फैमिली बनाते हो ट्री भाई? मिलता है बर्थ सर, सर्टिफिकेट। बेफॉर्म मिलता है। बर्थ सर्टिफिकेट, बे सर्टिफिकेट। फॉर्म, बिल्कुल। ये म्यूनिसिपल कमेटी से तो नहीं बनाते ना, ये भी नादरा ही बनाती है बेटा। ओके, तो इसका इतना ही बस रोल है। और उसके बाद हम चलते हैं, ये कंपनियों का नादरा ऑफिस होता है, उनके इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट बनाता है, उनके मामलात को रेगुलेट करता है। रजिस्ट्रार क्या है बेटा? रजिस्ट्रार की डेफिनेशन है, रजिस्ट्रार मींस अ रजिस्ट्रार, एन एडिशनल जॉइंट रजिस्ट्रार, अ जॉइंट रजिस्ट्रार, अ डिप्टी जॉइंट रजिस्ट्रार, एन असिस्टेंट रजिस्ट्रार, और कोई भी ऐसा शख्स जिसको एससीसीपी जो है वो रजिस्ट्रार कह दे। मैं हर बैच में बताता हूँ कि इस प्रोविजन पे मुझे सबसे ज्यादा हंसी आती है इस तरह की। आप ऐसे किस किस ने मूवी देखी है? क्या नाम था जुनैद उस मूवी का? सर धमाल। हाँ, धमाल मूवी में आपको याद है कि वो नाम बताता है अपना, जिन्ना स्वामी, मुद्दो स्वामी। यस सर। किस किस ने देखी है? जरा सारे बताएं। जी सर, हाँ बिल्कुल। और देखिए ना, तो ये यहीं से मुझे वही याद आता है कि जिस तरह वो अपना नाम बता रहा होता है ना, ये वही बता रहा है, रजिस्ट्रार, एडिशनल जॉइंट। तो आखिर में जाके वो कहता है कि भाई जिसको एससीसीपी रजिस्ट्रार कह देगी वो रजिस्ट्रार बन जाएगा। ओके, ये इतना सा है बस। तो लिहाजा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इतना खास। पावर एंड ड्यूटीज, अच्छा बेटा एक बात ध्यान रखनी है कि पावर और ड्यूटीज में फर्क है। रजिस्ट्रार की ड्यूटीज टोटल उसकी बुक के अंदर इकट्ठी कंबाइन करके दी है, लेकिन उसमें ये लास्ट दो वाली ड्यूटीज हैं, बाकी सारी उसकी पावर है। उसकी क्या पावर है? अब पावर और ड्यूटी में बहुत ही थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस होता है। हमारा ये रेगुलर बैच होता है, टाइम होता तो हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इसको समझ लें। पावर टू रजिस्टर अ कंपनी, पावर टू रिसीव ऑल डॉक्यूमेंटेशन, पावर टू कॉल ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी। अब बेटा देखो, यहां पे इस पॉइंट को देखें जरा कि भाई ऑफिसर्स को कॉल करना कंपनी के कि आए और मुझे बताएं कि आपके मामलात क्या चल रहे हैं, ये ड्यूटी नहीं हो सकती बेटा, ये तो पावर है, अथॉरिटी है। इसी तरह पावर टू इंस्पेक्ट बुक ऑफ अ कंपनी, कंपनी के ऑफिस में जाके उनकी बुक को इंस्पेक्ट कर सकता है, उनको सीज कर सकता है। हाँ, ये ड्यूटी है उसकी कि कंपनी के जितने भी मॉर्टगेज और चार्जेस हैं, ये चैप्टर आपके निकाल दिया जा चुका है, तो उसको रजिस्टर करना और कंपनी की तमाम रूटीन डॉक्यूमेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करना। तो ये जो है उसकी ड्यूटीज में आती हैं, पावर एंड ड्यूटीज हो गई रजिस्ट्रार की। तो ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप छोड़ भी दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे चलते हैं। अभी तक बेटा जो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक किया है, तो वो हमने एक किया है बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन, होल्डिंग सब्सिडियरी कंपनी की डेफिनेशन, प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन। ये तीन डेफिनेशन जो है अभी तक हमने इंपॉर्टेंट किया इस चैप्टर के। इस चैप्टर का वेटेज जो है वो 5 से 8 नंबर का ही है, बस ज्यादा वेटेज नहीं है। अब कुछ डेफिनेशंस हैं इसके अंदर, लॉ के अंदर ये डेफिनेशन नहीं ऐड हुई है। ऑफिसर, ऑफिसर से क्या मुराद है? इंक्लूड एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल, कंपनी सेक्रेटरी और अदर ऑथोराइज्ड ऑफिसर ऑफ अ कंपनी। तो कंपनी के तमाम डायरेक्टर, सीईओ, सीएफओज, कंपनी सेक्रेटरीज, इसके अलावा कोई भी ऐसा शख्स जिसको कंपनी कहेगी कि ये मेरा अफसर है, वो ऑफिसर लग जाएगा। भाई ऑफिसर लग गया, कोई मजाक थोड़ी है।
बोर्ड से क्या मुराद है? मैंने आपको बताया बोर्ड एक कलेक्टिव नाउन है, डायरेक्टर की जमा डायरेक्टर्स नहीं होगी कंपनी लॉ में, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कहेंगे। बोर्ड इन रिलेशन टू अ कंपनी मींस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी, ये पुरानी डेफिनेशन है। मेंबर, अब बेटा मेंबर के साथ भी वही बात है, वही चीज है जो बॉडी कॉर्पोरेट के साथ थी। मुझे बताएं कि कंपनी बड़ी टर्म है या बॉडी कॉर्पोरेट बड़ी टर्म है? बॉडी कॉर्पोरेट। ओके, बॉडी कोई कॉर्पोरेट। ओके कोई मुझे और बताएगा बॉडी जुनैद के कॉर्पोरेट। अलावा कि जो बॉडी कॉर्पोरेट है वो जरूरी है कि कंपनी हो? हर बॉडी कॉर्पोरेट कंपनी नो होगी? सर। नो सर। नो सर। अच्छा, क्या हर कंपनी नो बॉडी सर। कॉर्पोरेट होगी? यस सर। यस सर। शाबाश शाबाश। सेम इस तरह मेंबर और शेयर होल्डर में छोटा सा फर्क है। हम अच्छा एक और बात भी आप भी इसे ध्यान में रख लें, यूनिवर्सली ध्यान में रख लें कि कंपनी में आप कंपनी लॉ के अंदर वर्ड शेयर होल्डर कोशिश करें कि ना यूज करना, मेंबर यूज करना। मेंबर और शेयर होल्डर दो टर्म्स यूज होती हैं, शेयर होल्डर एंड मेंबर्स। मेंबर एक बड़ी टर्म है, हर शेयर होल्डर मेंबर होगा, लेकिन हर मेंबर जरूरी नहीं कि सिर्फ शेयर होल्डर हो। समझ आई बात? हर मेंबर जो होगा वो जरूरी नहीं कि सिर्फ शेयर होल्डर हो, लेकिन हर शेयर होल्डर मेंबर होगा। चलें देखते हैं कि मेंबर में कौन कौन आते हैं। सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पहले नंबर पे सब्सक्राइबर कौन होते हैं बेटा? जुनैद के अलावा कोई बताए? जो इनिशियली कंपनी सर इनिशियल स्टेप्स ऑफ आवर कंपनी। जो कंपनी को इनिशियली बनाते हैं, मतलब आप कंपनी के अब्बू जो होते हैं वो सब्सक्राइबर होते हैं, ऐसी बात है? यस सर। अच्छा अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि क्या सब्सक्राइबर शेयर होल्डर भी होते हैं? जी सर। बिल्कुल होते हैं। यस। अच्छा, अब मैं एग्जांपल के तौर पे देता हूं, मैं आपका अभी से एक तैयारी, आपकी प्रैक्टिस से तैयारी चेक करता हूं, आप खुद भी मुझे बताएं क्या सब्सक्राइबर क्लॉज कंपनी की चेंज हो सकती है? जुनैद के अलावा बाकी लोग सारे आंसर देते रहेंगे। नो सर। सब्सक्राइबर क्लॉज नो होती सर। किस में है, किस डॉक्यूमेंट में आती है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ। तो सब्सक्राइबर क्लॉज चेंज क्यों नहीं हो सकती? कोई एक बंदा थोड़ा सा इसकी प्यारी सी एक्सप्लेनेशन दे जरा। सर वो इस वजह से चेंज नहीं हो सकती क्योंकि हम जब भी कंपनी बनाते हैं तो इसके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं वो इनिशियली आते हैं, बाद में जो भी लोग आते हैं वो कंपनी के मेंबर्स बनते हैं। जी। शाबाश। तो भैया सब्सक्राइबर क्लॉज इस वजह से चेंज नहीं हो सकती क्योंकि सब्सक्राइबर तो भाई वही होंगे ना, अब्बू तो अब्बू एक ही रहेगा जो शुरू में बन गए बस, तो लिहाजा वो तो चेंज नहीं हो सकते। हाँ, शेयर होल्डर चेंज हो सकते हैं। मुझे बताएं कि क्या सब्सक्राइबर, एग्जांपल के तौर पे हमने कहा कि एक कंपनी बनी 2000 में, उसके 3 सब्सक्राइबर थे उस वक्त, आज 2016 चल रहा है, मैं कहता हूं कि आप मुझे मेंबर्स बताओ, आप कहते हैं जी सब्सक्राइबर भी मेंबर हो गए, हालांकि ये तीनों को तीनों अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं, क्या ये इस टाइम शेयर होल्डर हैं? नो सर। लेकिन ये नो तीनों सर। मेंबर तो हैं, चाहे नो सर। जिंदा नहीं है कुछ भी है, लेकिन ये कंपनी के मेंबर तो है ना, लेकिन शेयर होल्डर नहीं है। यस। हो सकता है मैं कहूं कि इन तीनों सब्सक्राइबर ने अपने शेयर किसी और को ट्रांसफर कर दिए हैं, इनके पास कोई शेयर नहीं है, ये शेयर होल्डर तो नहीं होंगे लेकिन मेंबर होंगे। जी सर। बिल्कुल, सब्सक्राइबर हैं तो मेंबर कहलाएंगे, इसलिए हर शेयर होल्डर जरूरी नहीं कि मेंबर हो। हु बिकेम द होल्डर, हर शेयर होल्डर जो होगा, किसी भी क्लास का शेयर होल्डर होगा वो मेंबर कहलाएगा। और अगर कंपनी किसी का शेयर कैपिटल नहीं है, जिस तरह गारंटी लिमिटेड कंपनीज होती हैं, तो वो अगर उनमें जो लोग एग्री कर लेते हैं, मतलब वो मेमोरेंडम में एग्री करते हैं कि आज के बाद हम इस कंपनी के मेंबर होंगे, वो मेंबर बन जाएंगे। और हुज नेम इज इंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर। मुझे इसकी कोई एग्जांपल देगा? 1 मिनट रह गया, नया लिंक दूंगा, आपने फिर ज्वाइन करना है, तो मुझे इसकी एग्जांपल दी जाए जरा, कोई कोई दे सकता है आप में से जुनैद के अलावा, कि एक ऐसा शख्स जो ना तो शेयर होल्डर है ना वो सब्सक्राइबर है, लेकिन उसका नाम मेंबर्स के रजिस्टर में आ रहा है। सर वो जो हमारे डायरेक्टर्स होते हैं अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर्स हो या किसी मतलब दूसरी कंपनी से अपॉइंट किया तो, लेकिन उसके बाद अपनी शेयरिंग होल्डिंग नहीं होती। नहीं बेटा, अपॉइंटेड डायरेक्टर अपॉइंटेड बाय क्रेडिटर जो होते हैं वो तो मिनिमम नंबर में वैसे ही काउंट नहीं होते, अपॉइंटेड डायरेक्टर तो काउंट ही नहीं होते ना, वो तो मेंबर सर चीफ होते हैं। एग्जीक्यूटिव। जी बेटा, चीफ एग्जीक्यूटिव। जरूरी नहीं कि चीफ एग्जीक्यूटिव कंपनी का मेंबर हो। अगर चीफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से उठाया गया है तो डायरेक्टर के लिए तो जरूरी है कि वो मेंबर हो।